सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन 2022-23 से जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट करा चुके थे अपने प्रीवियस वीडियो में। आज के इस वीडियो में यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट करा दी जाएगी पेपर 1 से। पेपर 1 है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो यूनिट 3 और 4 ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पर हम यूनिट 3 और 4 से मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें वही प्रीवियस हैं जो वीडियो मैंने बताई थी। तो यहाँ पर इन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप ज़रूर तैयार करके जाएं जो कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हीं के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, आप चाहें तो इन्हें एक नज़र में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यूनिट फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गया है। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 3 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को लेकर के बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है कि शिक्षा के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र तथा शिक्षा के समाजशास्त्र के मध्य अंतर अथवा शिक्षा का समाजशास्त्र का संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पूछ लिया था 2018 के पेपर में। तो शिक्षा का समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है, दिया है कि शिक्षा का समाजशास्त्र समाजशास्त्र के नवीन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। हालांकि सुकरात, क्विंटिलियन, एल्बार्ड, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल इन सभी ने जो है भाषणों तथा लेखनों में शिक्षा के सामाजिक पहलुओं पर जोर दिया, लेकिन यह केवल 20वीं शताब्दी तक ही सीमित रहा जब शिक्षा के समाजशास्त्र के औपचारिक अध्ययन में शिक्षाविदों तथा समाजशास्त्रियों ने रुचि लेना आरंभ किया। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा के समाजशास्त्र के बारे में अल्बर्ट एवं स्मॉल ने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, उन्हें आप पढ़िएगा। और यहाँ पर हम शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो हेम्सन के अनुसार शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के मध्य संबंधों का वर्णन करता है। ठीक है, आगे कुछ और परिभाषाएं दी हैं W.B. ब्रोकोवर के अनुसार कि शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा प्रणाली में निहित सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक परिवर्तनों के विश्लेषण का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये बाइलिंगुअल है, आप पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें से एक परिभाषा याद कर लीजिएगा। ओटावे ने कुछ परिभाषा बताई कि शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी ये वही सारी चीज़ें घुमाकर हैं कि जो शिक्षा का समाजशास्त्र है वह शिक्षा समाज के प्रारंभिक जो है पारस्परिक जो संबंध हैं उनके अध्ययन के बारे में बात करता है। जयराम ने भी यही चीज़ें बताई हैं। तो इन परिभाषाओं को आप एक नज़र में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर शिक्षा का समाजशास्त्र की प्रकृति या विशेषताएं भी हम देख लेते हैं। ये पूछा जा सकता है कि नेचर एंड फीचर्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे। पहला है कि समाजशास्त्र की एक शाखा या अनुशासन है समाजशास्त्र। दूसरा है यह शिक्षा का तकनीकी क्षेत्र नहीं है, इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट 3 है संपूर्ण समाज के रूप में है समाजशास्त्र। शिक्षा एवं समाज के बीच संबंध को प्रकट करता है समाजशास्त्र। सामान्य अनुभवजन्य सिद्धांत का भाग है समाजशास्त्र। ये सारे पॉइंट लाइन से दिए सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग है समाजशास्त्र। अब आगे आया शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र। तो क्षेत्र के भी कई सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं को हम एक नज़र में देख लेंगे, पूछा जा सकता है इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो पहला पॉइंट है शैक्षिक प्रणाली के साथ सहभागिता। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षक प्रशासन संबंध, शिक्षक शिक्षा संबंध, छात्र छात्र सहभागिता। ठीक है, शिक्षक शिक्षण संबंध, ये सारे पॉइंट आएंगे। सेकंड पॉइंट है शिक्षा एवं नातेदारी यानी एजुकेशन एंड काइंडशिप। तो इसमें जो है परिवार, माता पिता और बच्चों एक साथ स्थायी जुड़ाव, ये सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट है शिक्षा एवं सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर फोर्थ पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम काफ़ी कम है। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा एवं राजनीतिक प्रणाली। 5 है शिक्षा एवं ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण। ये सारे पॉइंट हो गए। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र में
क्या अंतर है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो शिक्षा का समाजशास्त्र व शैक्षिक समाजशास्त्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले मीनिंग में डिफरेंस देखेंगे। अर्थ में बताया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं से संबंधित समाजशास्त्र है, वहीं शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के मध्य संबंधों का वर्णन करता है। आगे कई सारे पॉइंट दिए हैं। शाखा यानी ब्रांच की बात करें तो इसमें बताया कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र का एक अंग है, वहीं शिक्षा का समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है। प्रकृति यानी नेचर की बात करें तो शैक्षिक समाजशास्त्र संश्लेषणात्मक होता है, वहीं शिक्षा का समाजशास्त्र प्रयोगात्मक एवं विश्लेषणात्मक होता है। विधियाँ यानी मेथड्स की बात करें तो शैक्षिक समाजशास्त्र अनुसंधान में निरीक्षण, साक्षात्कार आदि विधियों का प्रयोग करता है, वहीं शिक्षा का समाजशास्त्र प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल देता है। शोध यानी रिसर्च की बात करें तो शैक्षिक समाजशास्त्र में अधिकांश शोध जो होते हैं वो सतही व अव्यवस्थित होते हैं, वहीं शिक्षा का समाजशास्त्र में शोध और शिक्षण व्यवस्थित व वैज्ञानिक होते हैं। पक्ष की बात करें तो शैक्षिक समाजशास्त्र समाज का व्यवहारिक पक्ष है, वहीं शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष है। तो ये थे डिफरेंस इन दोनों में, इनको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण यानी सोशियलाइजेशन। इससे क्या प्रश्न बनते हैं तो इसमें आपका देखिए 2021 के प्रीवियस ईयर में पूछा था और 17 में ये क्वेश्चन पूछा था कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। इसमें समाजीकरण में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, अथवा बालक के समाजीकरण में शिक्षा की क्या आवश्यकता है, अथवा समाजीकरण क्या है और किस प्रकार होता है, एक बालक के समाजीकरण में परिवार और विद्यालय की भूमिका। तो देखिए समाजीकरण का अर्थ और परिभाषाएं देखेंगे। दोस्तों अगर हम सरल शब्दों में समाजीकरण की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा बचपन से ही एक व्यक्ति समाज के प्रतिमानों को अपनाने की कोशिश करता है। अतः जैविक प्रणाली से सामाजिक प्रणाली बनने की प्रक्रिया को ही समाजशास्त्रीय भाषा में समाजीकरण कहते हैं। ड्रेवर ने बताया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य, सहयोगी व कुशल सदस्य बनता है। इसी तरह से वाटसन और आर्कबर्न ने भी बताया कि समाजीकरण सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इन परिभाषाओं में से एक या दो परिभाषाएं आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले फैमिली, आप सभी जानते हैं समाजीकरण जो प्राथमिक इकाई परिवार होता है, तो यह कहीं ना कहीं जो है समाजीकरण का अंग हुआ और यह जो है समाजीकरण में जो है बालक को प्रभावित कर सकता है। दूसरा है आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन भी समाजीकरण के प्रभावित कारकों में से एक है। पड़ोस, जो आसपास के लोग होते हैं, जो समाज का अंग होते हैं, जो द्वितीयक एजेंसी कहलाती है, ये भी आपके परिवार में बहुत बड़ी परिवार में नहीं समाजीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं अगर हम विद्यालय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि विद्यालय में अलग अलग बहुभाषी या प्रतिभाशाली या अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं जो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं और समाज का जो है निर्माण करने में, बच्चों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाजीकरण के रूप में। नेक्स्ट है समुदाय यानी कम्युनिटी की बात करें तो समुदाय में साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, प्रथाएं, परंपराएं आदि के संयोग से सामाजिकता का निर्माण होता है। खेल कूद में वही बातें हैं कि सभी बच्चे एक साथ खेलते कूदते हैं और जो चीज़ें हैं उसमें एक दूसरे से आपस में बांटते हैं, शेयर करते हैं। खेल कूद के द्वारा बालक के समाजीकरण में अत्यधिक सहायता मिलती है। सारी चीज़ें अन्य प्राथमिक समूह में जैसे मित्र मंडली, खेल समूह, क्लब, मनोरंजन केंद्र, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समाजीकरण की आवश्यकता है, महत्व क्या है, तो इनके कई सारी
जो है पॉइंट्स होंगे। पहला है संस्कृति का संचरण, व्यक्तित्व विकास में अद्वितीय भूमिका। इनके अंतर्गत आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा। पारस्परिक क्रिया की क्षमता का विकास, मौलिक अनुशासन को बढ़ावा, कौशल सिखाता है। ये सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है और इन्हें आपको स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा था कि शिक्षा एवं समाजीकरण के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। यानी बालक के समाजीकरण में शिक्षक की या शिक्षा की क्या भूमिका है। ये 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें अगर हम बात करें तो संक्षेप में सीधा सीधा बता दिया कि शिक्षा जो है युवा पीढ़ी का समाजीकरण है। समाजीकरण तो आप सभी जानते हैं कि एक जो बालक है वह परिवार से आस पड़ोस, विद्यालय और उसका समाजीकरण कैसे कैसे समाज में रह करके चीज़ों को सीखता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बच्चों में सभी सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षा के विभिन्न रूपों में औपचारिक अनौपचारिक के माध्यम से व्यक्ति अपने समाज, संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक भूमिका आदि के बारे में सीखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे भी इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, ठीक है। शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया क्यों माना जाता है, तो पॉइंट में पहला है कि शिक्षा समाज के अतीत एवं उसके मूल्यों को संरक्षित करती है तथा उसके ज्ञान को भावी पीढ़ियों में हस्तांतरित करती है। इसी तरह से अन्य पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, समाज एवं संस्कृति यानी सोसाइटी एंड कल्चर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर इस टॉपिक से आपका ये पूछ लिया था कि संस्कृति क्या है, यह शिक्षा से किस प्रकार संबंधित है, भारतीय संस्कृति के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए, या फिर संस्कृति से क्या तात्पर्य, संस्कृति के स्वरूप का वर्णन कीजिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा था इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आप संस्कृति यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर को ज़रूर पढ़ें। तो इसमें क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो अभिप्राय यानी अर्थ की बात करें तो संस्कृति का अभिप्राय सामाजिक प्रशिक्षण के उन विधियों एवं मानवीय ज्ञान से है जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में अनुकूलन करना सीखता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं, टायलर ने अपनी पुस्तक में क्या कुछ लिखा है। इन्होंने लिखा है कि संस्कृति व जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और इसी तरह की उन सभी क्षमताओं का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य अपने समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। संस्कृति की विशेषताएं, तो इसमें काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। ग्राह्यता, एक्सेप्टेबिलिटी करके दिया, सीखे हुए व्यवहार, प्रतिमान, स्वाभाविक प्रक्रिया, ये पॉइंट जो है आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। हस्तांतरणीय, परिवर्तनशीलता या परिवर्तनशील, ठीक है, ये सारे पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संस्कृति से कि सांस्कृतिक धरोहर क्या है, यानी कल्चरल हेरिडिटी क्या है। हेरिटेज करके दिया है, गलत पढ़ दिया, ठीक है। हेरिटेज क्या है, तो सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, सांस्कृतिक धरोहर से तात्पर्य हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा प्राचीन परंपराओं से जो आदर्श हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके द्वारा या जिनको आज भी हम उन्हीं रूपों में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपनाते चले आ रहे हैं, वही है हमारी सांस्कृतिक धरोहर। आपके परिवार में देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें जो चली आ रही हैं, हम उन्हीं के ऊपर जो है निर्भर हो गए हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा बदली हैं, लेकिन अक्सर आप शादी ब्याह और चीज़ों में देखते होंगे कि अपनी परंपरा के अनुसार ही वो चीज़ें जो है परिवार चलाता है। अचल धरोहर में इमारतें, ऐतिहासिक स्थान और स्मारक शामिल हैं। चल धरोहर में ग्रंथ, दस्तावेज, चल कलाकृतियाँ, संगीत और ऐसी अन्य वस्तुएं शामिल जिन्हें भविष्य के लिए संरक्षण योग्य बनाया जाता है या माना जाता है। यही सारी जो है चीज़ें बताई गई हैं सांस्कृतिक धरोहर के बारे में, से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि नव सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ है, ये 2019 के पेपर में पूछ लिया था। तो नव समाजवाद एक राजनीतिक गुट था जो 1930 के दशक के दौरान फ्रांस और बेल्जियम में अस्तित्व में था और जिसमें वर्कर्स इंटरनेशनल के फ्रेंच सेक्शन में कई शोधनवादी प्रवृत्तियां शामिल थीं, ठीक है। ये है नव सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है, शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का कारण है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा एक नज़र में देख लेते हैं। पूछा था, बताया था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, रणनीतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और परिवर्तन। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। परिवर्तन का अर्थ बदलाव, अर्थात पहले की स्थिति में बदलाव। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आ जाने वाले अंतर या बदलाव ही परिवर्तन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सामाजिक परिवर्तन को समझ पाए होंगे। ये सारी चीज़ें सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संबंध, समाज के रहन सहन के ढंग, रीति रिवाज, मूल्यों और विश्वासों आदि में जो अंतर आ जाता है वही सामाजिक परिवर्तन है। इसी तरह से इन सभी ऑथर्स ने अपनी परिभाषाओं के माध्यम से जो है सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है। मैकाइवर पेज के अनुसार सामाजिक संरचना संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए सबने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, तो काफ़ी सारी हैं। विश्वव्यापी प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद सामुदायिक परिवर्तन इसमें आते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। विविध स्वरूप हैं इसके। ये सारी चीज़ें परिवर्तन की गति असमान तथा सापेक्षिक है, कोई पूर्वानुमान नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब आया सामाजिक परिवर्तन के कारक, तो पहला है प्राकृतिक या भौतिक कारक, जिसमें भूकंप, बाढ़, अकाल आदि के प्रभाव से लोग जो है बेघर हो जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैविकीय कारक आ जाएंगे, ठीक है। स्त्री पुरुष का अनुपात, मृत्यु दर, संतान उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें जैविकीय कारक में आएंगी। वहीं जनसांख्यिकी कारक में, ठीक है, यहाँ पर नगर, प्रजनन क्षमता, आयु समूह, जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण, ये सारी चीज़ें। प्रौद्योगिकी कारक में जो है यहाँ पर संदेशवाहक साधनों के विकास, मशीनों का आविष्कार, समाज की संपूर्ण संरचना, ये सारी चीज़ें जो है प्रौद्योगिकी कारक में आएंगी। वहीं आगे सांस्कृतिक कारक, ये सारी चीज़ें विवाह परिवर्तन के पश्चात क्या कुछ चीज़ें हैं। आर्थिक कारक, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मनोवैज्ञानिक कारक, तो इन्हें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, पॉइंट वाइज चीज़ें देख लीजिएगा। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में है, तो इसमें कई सारे पॉइंट हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की स्थिति तथा साधन, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का परिणाम, ठीक है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में, तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, जैसा सामाजिक परिवर्तन की अनुगामी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 21 में पूछा था कि सामाजिक गत्यात्मकता का क्या अर्थ है, शिक्षा एवं सामाजिक गत्यात्मकता का संबंध बताइए। 2021 के पेपर में पूछा था। वहीं 17 के पेपर में पूछा था कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों एवं कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये था 2017 के पेपर में। तो देख लेते हैं मिलर व बुक ने क्या बताया है। इन्होंने बताया कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक, हाँ ठीक है, सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे से में संचालन है, ठीक है। इसे थोड़ा सही से पढ़ लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करें सोरोकिन के अनुसार, जो उन्होंने बताया सामाजिक समूहों तथा स्तर के पुर्जों में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना, तो ये है सामाजिक गतिशीलता के बारे में चीज़ें, ठीक है। इनकी विशेषताएं भी कई सारी बताई हैं। जैसा कि पहली विशेषता की हम बात करें तो बताया है कि सामाजिक गतिशीलता एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सामाजिक गतिशीलता एक जटिल प्रगटन है, सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन पॉइंटों को भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा विशेषताओं के अंतर्गत। फिर है सामाजिक गतिशीलता के प्रकार या स्वरूप, तो कई सारे प्रकार या स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, लंबवत गतिशीलता एवं समानांतर गतिशीलता, सोरेकिन। इसमें पहला पॉइंट है लंबवत गतिशील, समांतर सामाजिक गतिशील। इनके अंतर्गत पढ़िएगा, इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता, लघु रेंज तथा दूरी तथा दीर्घ रेंज तथा दूरी सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। व्यक्तिगत सामूहिक गतिशीलता। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पूछा था
कि सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक स्तरीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 2019 के पेपर में पूछ लिया था कि सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के दुष्प्रभावों को कम करने में शिक्षा की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन। वहीं 2017 में पूछ लिया था सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो अर्थ और परिभाषाओं से हम सामाजिक स्तरीकरण के बारे में समझेंगे। दिया है कि सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों की उच्च एवं निम्न क्रम विन्यास में विभाजन से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था के क्रम विन्यास के प्रमुख आधारों को पार्सन्स ने विभिन्न सामाजिक आधारों में विभाजित किया है। इन्होंने क्या बताया है कि किसी सामाजिक व्यवस्था के लोगों का विभेद, श्रेणीकरण और एक दूसरे की तुलना में श्रेष्ठता एवं निम्न विचारणा सामाजिक स्तरीकरण है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता सार्वभौमिकता, दूसरी है सामाजिक दूरी, इसमें अंतर्गत आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तीसरा है विभिन्न स्तरों में विभाजन, चौथा है सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सारे पॉइंट हैं। पांचवा है गतिशीलता, छठा है परस्पर संबंध। वहीं अब आ जाते हैं सामाजिक स्तरीकरण के रूप में। तो निम्नलिखित रूप हैं। पहला है दास्ता, स्थिति, जाति, वर्ग। पहला है स्तरीकरण के प्रकार में बंद स्तरीकरण, दूसरा है खुला स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण की बात करें, यह वह स्तरीकरण जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार जब किसी व्यक्ति को एक पद दिया जाता है तो वह उसके जीवन से जुड़ा होता है। वहीं खुला स्तरीकरण, तो एक व्यक्ति को अपनी स्थिति में बदलाव लाने की स्वतंत्रता होती है खुला स्तरीकरण में। सामाजिक स्तरीकरण के आधार या कारण क्या है? कई सारे कारण है। जैविकीय आधार, सामाजिक आधार, वहीं आगे हम बढ़ेंगे, दिया है आर्थिक आधार, ठीक है, राजनैतिक आधार, ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। सामाजिक वर्ग, ये सारी चीज़ें। फिर आता है कि सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक स्तरीकरण में अंतर। तो सामाजिक विभेदीकरण यानी सोशल डिफरेंशिएशन और सामाजिक विभेदीकरण सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, दोनों में अंतर पूछता है। तो पहला है सामाजिक विभेदीकरण में व्यक्ति एवं समूहों के बीच भिन्नता पाई जाती है। वहीं सामाजिक स्तरीकरण में समूहों के बीच उच्च एवं निम्न का विभाजन पाया जाता है। सामाजिक विभेदीकरण में समूहों का स्थायी होना आवश्यक नहीं है, जबकि इसमें स्थायी असमानता का होना आवश्यक है। सामाजिक विभेदीकरण अव्यक्तित्व प्रक्रिया है, वहीं सामाजिक स्तरीकरण एक व्यक्तित्व प्रक्रिया है। ये सारे पॉइंट हैं, पढ़ लीजिएगा। फिर शिक्षा समाजीकरण के बारे में कई सारी चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट वाइज भी मेंशन है। तो ये लास्ट था क्वेश्चन, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा जो यूनिट 3 था, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर के साथ हमने इनको कवर किया। उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। लास्ट वीडियो एक और आएगा अभी जस्ट थोड़ी देर में ही, जो कि यूनिट 4 से है, और यूनिट 4 में बहुत कम ही आपके क्वेश्चन हैं जिनको हम रखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।